and welcome back to my channel. Today we are going to discuss the second unit of the book Psychology for Health and Well-being. Today we are just going to discuss the introduction, and in the next video I will discuss everything in detail so that you can easily understand. But first, starting with the introduction, we'll make sure that you don't have any doubts, and all your doubts will be clarified in this video about the second unit and its introduction and what this unit is all about. तो सबसे पहले मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के बारे में बात करते हैं। हेल्थ का मतलब स्वस्थता, मतलब हमारा स्वास्थ्य है, और इलनेस का मतलब बीमारी। अब हमारे स्वास्थ्य और इलनेस के बारे में मेडिकल मॉडल जो है हम उसको समझेंगे सबसे पहले। तो इसमें बताया गया है कि जो मेडिकल मॉडल था हेल्थ का, जो मेडिकल मॉडल है हेल्थ का, जो अब भी है और आगे भी लोग, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट्स पर लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आगे भी इसके होने के ज़्यादा चांसेस है। तो 19वीं सेंचुरी से पहले मेडिकल मॉडल नहीं होता था हेल्थ के लिए। वो जो होता था वो हकीम वाली चीज़ें होती थी, और मतलब लोग दवाई करते थे और जड़ी बूटियों पे ज़्यादा निर्भर होते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद से, जब से मेडिकल मॉडल आ गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल मॉडल पे रिलायंट होते जा रहे हैं और इसको ही प्रेफर कर रहे हैं अपनी इलनेस के लिए और अपनी डिसीज़ से फाइट करने के लिए। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है जिसको समझने की इतनी ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। What images comes to your mind with the word hospital? With white coats, patients, X-ray machine, MRI scan machine, patients standing in the queue for their turn to see the doctor, the smell of drugs, injection और वगैरह वगैरह। यानी इसमें बताया गया है जब भी हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं, द स्मेल ऑफ ड्रग्स, इंजेक्शन एंड मैनी मोर। Even though this description of contemporary treatment setup looks like a part of our common sense, but it would not have been for our great-great-grandfather and ancestors। यानी जो दवाइयाँ और जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं हमारे ट्रीटमेंट के लिए, वो अब होते हैं, वो पहले नहीं होते थे। और पहले जड़ी बूटियाँ वगैरह ये सब होती थी। क्योंकि जो कंसेप्ट है मेडिकल का, ये अभी रिसेंटली ही तो आया है, 19वीं सेंचुरी में ही तो लाया गया था इसको। द मेडिकल मॉडल इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट मॉडल ऑफ हेल्थ अमंग कंटेम्परेरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स। यानी अब के लोगों के लिए जो मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ है वो ज़्यादा, जाहिर सी बात है, प्रेवलेंट का मतलब फेमस, जिसको बहुत ज़्यादा जानते हो, वेल नॉन मॉडल ऑफ हेल्थ है। और इलनेस अमंग कंटेम्परेरी हेल्थ कहाँ है, हेल्थ केयर। The medical model is also known as biomedical model. The term biomedical comes from the Greek word। अब इसमें यह बताया गया है कि बायोमेडिकल का पूरा मतलब क्या है। उसको अगर हम स्प्लिट करें 2 वर्ड्स में, तो बायोमेडिकल एक ग्रीक वर्ड है जिसमें बायो का मतलब है लाइफ, और जो मेडिकल वर्ड है वो लाटिन का है। वो लाटिन के मेडिकस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है हीलिंग। बट आयरॉनिकली हीलिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रोफेशनल एज इट फोकसेस ओनली ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिसीज़। यानी कि जो हम बायोमेडिकल मॉडल में हम हीलिंग की बात नहीं करते, हम सिर्फ किसी डिसीज़ की फ़िज़िकल एस्पेक्ट की ही बात करते हैं। कि अब इसको हम डिटेल में समझे तो जो बायोमेडिकल मॉडल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बात करूं तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है 10 नंबर में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि बायोमेडिकल मॉडल होता क्या है। बायोमेडिकल मॉडल वो मॉडल है जो अभी रिसेंटली आया है 19वीं सेंचुरी के बाद, और ये वो मॉडल है जो हमारी इलनेस को हीलिंग के एस्पेक्ट से नहीं देखता बल्कि हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट से देखता है। इसमें जो किसी इलनेस का कॉज होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो बाहर से होता है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज़।
कॉज ऑफ डिसीज़। सबसे पहले हम मेडिकल मॉडल में कॉज ऑफ डिसीज़ को समझते हैं, यानी उस बीमारी की वजह क्या है। दिस मॉडल कंसिडर हेल्थ एज इक्विवेलेंट टू अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ एंड सिम्टम्स। यानी ये जो मॉडल है वो हेल्थ को इक्विवेलेंट का मतलब बराबर समझता है उस स्टेट में जिसमें हमें कोई बीमारी नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये कि मेडिकल मॉडल जो बायोमेडिकल मॉडल है उसमें हेल्थ को उस स्टेट के बराबर समझा जाता है जिस स्टेट में हम कोई बीमार नहीं होते, हमें कोई सिम्टम नहीं होता। ठीक है। फिर है द रूट कॉज ऑफ अ डिसीज़ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इज़ ऑलवेज सम एक्सटर्नल पैथोगेनिक एजेंट्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया और सम अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज़। यानी जो बायोमेडिकल मॉडल है उसमें हमेशा बीमारी के कारण को, किसी डिसीज़ के कारण को एक्सटर्नल समझा जाता है। वो एक्सटर्नल कॉज हो सकता है वायरस, हो सकता है बैक्टीरिया, यानी हमें जो बीमारी होती हैं बीमारी के कारण को एक्सटर्नल समझा जाता है, बाहर का समझा जाता है कि हमें बाहर की किसी चीज़ की वजह से बीमारी हुई है। वो बाहरी चीज़ वायरस, बैक्टीरिया या फिर कुछ अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। और फर्दर इट डिनाइज एनी रोल ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इन डिसीज़। बायोमेडिकल मॉडल जो है वो किसी भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो दिमाग से जुड़ा है फैक्टर के उस डिसीज़ को नहीं मानता, क्योंकि मेडिकल है। तो फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीज़। दिस मॉडल कंसिडर दैट द कॉज ऑफ इलनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। यानी इस पे हम दिस मॉडल कंसिडर दैट द कॉज ऑफ इलनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। यानी ये उस इंसान के हाथ में नहीं है कि उसे बीमारी कैसे हुई। जो कॉज है डिसीज़ का वो उसको इंसान नहीं रोक सकता। ड्यू टू दिस रीज़न इंडिविजुअल आर नॉट सीन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इलनेस। इसी वजह से, क्योंकि वह इंसान को तो नहीं पता कि उसको जो बीमारी है, जो एक्सटर्नल सोर्स है वो कहाँ से लग गया और बीमारी कैसे हो गई, तो इसलिए इसमें इस मॉडल के मुताबिक जो डिसीज़ का कारण इंडिविजुअल पे रिलायंट नहीं होता। इंडिविजुअल को इसका ज़िम्मेदार नहीं समझा जाता कि उसकी वजह से, उसकी किसी कारण की वजह से, किसी गलत खान पान की वजह से उसे बीमारी हुई है। फिर है ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट को बहुत ही प्रेफर किया जाता है, बहुत ही कंसिडर किया जाता है। जैसे आप सबको पता होगा कि जो बायोमेडिकल या फिर मेडिकल या फिर साइंटिफिक जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगते हैं। सिंस द फोकस ऑफ द मेडिकल मॉडल इज़ ऑलवेज ऑन बायोलॉजिकल और फिज़िकल एस्पेक्ट। यानी जो मेडिकल मॉडल का जो फोकस है वो बायोलॉजिकल और फिज़िकल एस्पेक्ट पे होता है, इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के फिज़िकल एस्पेक्ट पर होता है। यानी इस मॉडल में जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट। Therefore, treatment also focuses only on the body's physical aspect। यानी बायोमेडिकल मॉडल में जो ट्रीटमेंट होता है वो फिज़िकल एस्पेक्ट पे किया जाता है, कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे नहीं किया जाता। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक एजेंट्स ईदर थ्रू ड्रग्स और थ्रू इंटरवेंशनल स्ट्रेटजीज लाइक सर्जरी। इसलिए इसमें जो एजेंट्स होते हैं, यानी जिनकी जो कॉज होता है डिसीज़ का, उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है, या तो ड्रग्स की मदद से। ड्रग्स माने दवाई, वो वाली ड्रग्स नहीं, ड्रग्स माने दवाई, और थ्रू इंटरवेंशनल स्ट्रेटजीज लाइक सर्जरी। जैसे बीमारी में किसी की सर्जरी भी होती है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो फिज़िकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, फिज़िकल एस्पेक्ट पे रिलायंट होता है। और इसमें जो रिमूवल होता है वो जो कॉजेज़ होता है बैक्टीरिया, उसके रिमूवल के लिए ड्रग्स का यूज़ किया जाता है या फिर सर्जरी का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट इज़ द रिमूवल ऑफ सिम्टम्स एंड रिलीफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पेन। यानी इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो पूरा उद्देश्य होता है वो होता है कि जो इस ट्रीटमेंट में उस सिम्टम को, जो इंसान को डिसीज़ दे रहा है, उसको रिमूव कर दिया जाए और इंसान को रिलीफ दिलाया जाए फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पेन।
अब है टेक्नो ओरिएंटेड मॉडल। दिस इज़ द ओनली मॉडल ऑफ हेल्थ विच रिलाइज हैविली ऑन मशीन्स। हाँ, अब आप सबको पता होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है और मेडिकल के सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन और टेक्नोलॉजीज़ पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो बायोमेडिकल मॉडल में किसी की मदद करने के लिए डिसीज़ से यानी ट्रीटमेंट के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फ्रॉम मेकिंग जेनेरिक ड्रग टू परफॉर्मिंग अ सर्जरी एवरीथिंग हेयर रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी। यानी बायोमेडिकल मॉडल में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सब कुछ ड्रग बनाने से लेके किसी की सर्जरी करने तक हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होती है। लास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? बायोमेडिकल मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि खासियत, विशेषताएं क्या है। तो बायोमेडिकल मॉडल जब आएगा सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि बायोमेडिकल मॉडल होता क्या है। और वो आप कैसे बताओगे? पहले बायोमेडिकल मॉडल की मीनिंग बताओगे और ये भी बताओगे कि ये कंसेप्ट अभी रिसेंटली आया है, और फिर बाद में आप शुरू करोगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। 3-4 डिस्कस हो गए हैं। अब जो चौथा है उसको समझो ध्यान से। प्रैक्टिशनर का मतलब होता है जो बहुत अच्छा होता है, जिसने जो मतलब मेडिकल के बारे में सारी बुक और जो भी रिक्वायरमेंट होती है डॉक्टर बनने की वो सब उसको पता होती है। और अगर हम आम भाषा में कहें तो प्रैक्टिशनर का मतलब होता है डॉक्टर। तो प्रैक्टिशनर फिजिशियन रिलेशनशिप। दिस मॉडल कंसिडर्स दैट फिजिशियंस possess ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज। यानी इस मॉडल के मुताबिक ये समझा जाता है कि जो प्रैक्टिशनर होता है, प्रैक्टिशनर वो जो रोगों मतलब किसी का इलाज करता है, किसी को डिसीज़ से मुक्त कराने में या फिर किसी को डिसीज़ से राहत पाने में जो मदद करता है, जो उसका ट्रीटमेंट करता है, वो प्रैक्टिशनर उसके पास सारी नॉलेज होती है। उसकी नॉलेज किसकी? जो जिस तरह से इलाज किया जाएगा उस चीज़ की। जो वैसे नॉर्मली हम सबको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है लोगों को, तो वही बात की जा रही है कि जो प्रैक्टिशनर होता है उसको दिस मॉडल कंसिडर्स दैट फिजिशियंस possess ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज। उनके पास सब रिक्वायर्ड नॉलेज होती है, वो एक्सपर्टीज़ होती है और एंड स्किल टू ट्रीट पेशेंट्स। उनमें हर तरह की वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, उनके पास नॉलेज भी होती है और उनके पास वो स्किल भी होती है कि जिससे वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। द मेडिकल मॉडल फर्दर कंसिडर पेशेंट एज ओनली पैसिव रिसिपिएंट्स। प्रेडिक्शनल फिजिकल रिलेशनशिप। बायोमेडिकल मॉडल में इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो फिजिशियन यानी डॉक्टर होता है उसको समझा जाता है कि उसके पास सारी नॉलेज है, और जो पेशेंट होता है उसको समझा जाता है जो रिसीव कर रहा है। रिसीव क्या कर रहा है? जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसके द्वारा ट्रीटमेंट करने वाला फिजिशियन है, और पेशेंट जो है वो पैसिव है। उसका पैसिव का मतलब उसको कुछ नहीं करना, पेशेंट को कुछ नहीं करना, पेशेंट को सिर्फ इलाज की ज़रूरत है और एक्टिवली जो काम करेगा वो फिजिशियन करेगा। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि ये मॉडल जो मतलब जो पेशेंट होता है उसको सबऑर्डिनेट समझता है, और जो फिजिशियन होता है उसको सुपीरियर समझता है। सबऑर्डिनेट का मतलब जो छोटा होता है, और सुपीरियर का मतलब जो बड़े उस पे होता है, जिसकी ओहदा बड़ा होता है। तो अगर हम पढ़ के भी देखें तो इस मॉडल में साफ साफ नहीं बताया जा रहा है कि पेशेंट क्या कहा गया। द मेडिकल मॉडल फर्दर कंसिडर पेशेंट एज ओनली पैसिव रिसिपेंट्स यहाँ of their physician's expertise and expects patient to only cooperate with their treatment regime। यानी पेशेंट को पैसिव समझा जाता है, उसको कुछ नहीं करना होता है। फिजिशियन ये एक्सपेक्ट करता है पेशेंट से कि वो कॉर्पोरेट करे। कॉर्पोरेट का मतलब जैसे जैसे फिजिशियन एक पेशेंट को जिस तरह से करने को कहते हैं उस तरह से वो करे इलाज में। मतलब क्योंकि
डॉक्टर का काम होता है इलाज करना और पेशेंट का काम होता है उस इलाज को उसको वो इलाज करने देना। अगर किसी की सर्जरी हो रही है तो पेशेंट का काम यही होगा ना कि वो डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करे और वो डॉक्टर जैसे उसकी सर्जरी कर रहा है उसको ऐसे सर्जरी करने दे। दस द मॉडल कंसिडर प्रैक्टिशनर सुपीरियर टू पेशेंट। मतलब समझ गए कि ये जो मॉडल है वो समझता है प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर को ऊंचा समझता है पेशेंट से। अब देयर इज़ नो डाउट दैट मेडिकल मॉडल इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस, देयरफॉर इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज क्विक फिक्स अप्रोच। यानी मेडिकल मॉडल जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। हम सबको पता है कि जो मेडिकल मॉडल है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और जब हमें किसी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन की ज़रूरत होती है तो जल्दी से मेडिकल जो एड होती है वो जल्दी से मिल जाती है। खून का बहाव कम करने में वो फ़र्स्ट एड कर देते हैं जिससे कि इंसान की मतलब जब इंसान का खून बहता रहेगा तो वो मर जाएगा, तो उस खून को रोकने के लिए भी फ़र्स्ट एड मिलनी चाहिए। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मेडिकल मॉडल है बहुत इफ़ेक्टिव है क्रिटिकल कंडीशन में किसी पेशेंट की, और इसको क्विक फिक्स अप्रोच भी कहा जाता है। क्विक फिक्स अप्रोच का मतलब यानी इसमें जब कोई बीमार होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्विकली होता है। लेकिन इतनी सब खासियत होने के बावजूद भी हमने कितनी खासियत इसकी पढ़ी, 1 2 3 4 5, इन सब के बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस है किसकी, बायोमेडिकल मॉडल की, जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं। पहली कि जो ये मॉडल होता है उस मतलब जो डॉक्टर से हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं और ये जो हॉस्पिटल के जो ट्रीटमेंट होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। सबसे पहला 4th पॉइंट में जैसे यहाँ लिखा है कि जो द इशू ऑफ अफोर्डेबिलिटी, जैसे कि अगर किसी की कोई हार्ट का पेशेंट है या फिर किसी कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो जो मिडिल क्लास लोग होंगे, जो लोअर क्लास लोग होंगे, उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके, क्योंकि जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो पैसे तो लेते हैं लेकिन इलाज भी अच्छा करते हैं। अब अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कभी ये लिखवाना पड़ता है, वो लिखवाना पड़ता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मेडिकल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होता है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी एक लिमिटेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है अगर इस क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो। फिर इस पॉइंट पे आते हैं, इट हैज़ रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू ह्यूमन बॉडी एंड व्यूज़ it in the mechanistic framework. It does not give importance to concept of mind and consider mind body dualism. यानी जो ये बायोमेडिकल मॉडल है जो ह्यूमन बॉडी को समझने में इसमें थोड़ी सी कमी है जो बायोमेडिकल मॉडल है, क्योंकि ये जो मॉडल है वो हमारे ट्रीटमेंट में हमारे डिसीज़ को एज अ होल नहीं समझता, हमारी बॉडी को एज अ होल नहीं समझता। जब भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो जो एक्सटर्नल कॉज होता है उसको समझ के किया जाता है। ये जो मतलब बाकी जो अप्रोच होते हैं हमारी बॉडी के जिसको हम एज अ होल समझते हैं, यानी साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड फिज़िकल और स्पिरिचुअल, इन सब को नहीं मानता। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसको मानता है, ये सिर्फ फिज़िकल वन को मानता है जो कॉज बाहर से हुआ है, जो एक्सटर्नल कॉज की वजह से हमें डिसीज़ हुआ है। और ये माइंड बॉडी डुअलिज़म को नहीं समझता। अगर आपको माइंड बॉडी डुअलिज़म समझना है तो इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है पिछले सेशन में, फर्स्ट यूनिट की, उसको जाके देख लें। अब हम आ गए दूसरे पॉइंट पे, इट इग्नोर्स एनी रोल ऑफ सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको इन्होंने बढ़ा के मतलब डिटेल में बता दिया कि ये जो बायोमेडिकल मॉडल है ये सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर करता है, ये इन सब को नहीं मानता। ये सिर्फ हेल्थ और इलनेस में इन सब फैक्टर्स को इग्नोर करता है, इसलिए इट डज़ नॉट टॉक अबाउट द वेलबींग और हीलिंग एस्पेक्ट ऑफ द डिसीज़। यानी क्योंकि ये जो मॉडल है ये सोशल, इमोशनल और एज अ होल बॉडी वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको इग्नोर करता है, ये इसलिए ये वेलबींग और हीलिंग एस्पेक्ट ऑफ डिसीज़ की बात नहीं करता। इसमें जैसे किसी को चोट लगी
या फिर किसी को बीमारी हुई तो बाहर के फैक्टर की वजह से हुई। उस इंसान को बीमारी किसी साइकोलॉजिकल या फिर स्पिरिचुअल या फिर किसी सोशल फैक्टर की वजह से नहीं हुई, ये मानता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। अब आ गया तीसरा ये है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग मैनी डिसीज़। जो बायोमेडिकल मॉडल है वो छोटे मोटे डिसीज़ जैसे कि किसी की किडनी हो गई या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर ये जो छोटे मोटे डिसीज़ होते हैं इनको तो इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकता है, लेकिन जो बड़े डिसीज़ होते हैं जैसे कि कैंसर और जो क्रोनिक डिसीज़ बड़े वाले डिसीज़ होते हैं जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं और वो ख़तरनाक भी होते हैं, जैसे माइग्रेन। तो जो बायोमेडिकल मॉडल है वो इन सब डिसीज़ को नहीं ट्रीट कर सकता, ये सिर्फ कुछ ही डिसीज़ को ट्रीट कर सकता है, इसलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और चौथा मैंने बता दिया कि जो बायोमेडिकल मॉडल होता है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए ये भी एक और इसकी लिमिटेशन है।